मेरा और मेरे भाई को अचानक दो टैलिस्मैन मिल गए। एक था गॉड ऑफ एग्जाम्स पोजेशन और दूसरा था गॉड ऑफ वेल्थ पोजेशन। मेरे भाई ने तुरंत वेल्थ वाला टैलिस्मैन छीन लिया, इसलिए मुझे मजबूरन दूसरा लेना पड़ा। लेकिन किसको पता था कि ये टैलिस्मैन सिर्फ एक साल के लिए ही काम करते हैं। ज्यादा लग्जरी वाली लाइफ ने मेरे भाई को जल्दी ही बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं हमेशा मेहनत से पढ़ाई करता रहा, क्योंकि जो चीजें मेहनत से सीखी जाती हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होती। बाद में मैंने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता और एक बिजनेस जीनियस के साथ मिलकर शेनुआ ग्रुप बनाया और 100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ के साथ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन मेरा भाई अंदर ही अंदर जल रहा था। एक फैमिली गैदरिंग में उसने मुझे धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से गिरी। फिर जब मैंने दोबारा जन्म लिया, उस दिन से एक हफ्ता पहले जब हमें टैलिस्मैन मिले थे, मैंने देखा कि मेरा भाई ऑलरेडी एग्जाम वाला टैलिस्मैन चूज कर चुका है। तब मुझे समझ आ गया कि वो भी रीबॉर्न है, क्योंकि पिछली लाइफ में तो वो वेल्थ वाला टैलिस्मैन लेने के लिए पागल हो रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पढ़ाई वैसे भी पसंद है, तो एग्जाम टैलिस्मैन मेरे लिए बोनस है। मैंने बिना हेजिटेशन के ये टैलिस्मैन एक्सेप्ट कर लिया और उससे बोला, भाई इस बार मेरी बारी, मैं एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करूंगा, किंग बे में एडमिशन लूंगा और दुनिया का रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट बनूंगा। तू बस एक साल मजे कर, फिर गरीब बन जाना। ये देखकर मैं बस हल्की सी स्माइल देता हूं और सोचता हूं, चल मैं भी तेरी थोड़ी हेल्प कर देता हूं ब्राइट फ्यूचर के लिए। वेल्थ टैलिस्मैन मिलते ही मैंने अपने पास के सिर्फ 50 युआन लिए और लॉटरी स्टेशन पहुंच गया। 20 युआन के 10 स्क्रैच कार्ड्स लिए। जैकपॉट तो नहीं लगा, लेकिन 50,000 युआन मिले। फिर मैंने वो 50,000 अलग अलग लॉटरी स्टेशंस में इन्वेस्ट किए। हर जगह 10,000 लगाकर डिफरेंट 100 फोल्ड फॉर्चून टिकट्स खरीदे और रात के ड्रॉ का वेट करने लगा। टिकट्स लेने के बाद मैंने फोन, कंप्यूटर, हेडफोन्स और बाकी गैजेट्स ले लिए जो मेरे पास पहले नहीं थे। फिर मैं HID हो गया और वहां जम के खाना खाया। पिछली लाइफ में मैं इतना पढ़ाई और रिसर्च में बिजी रहता था कि खाना खाना भूल जाता था, जिससे गैस्ट्राइटिस बढ़कर स्टमक कैंसर बन गया। मैं कुछ खा ही नहीं पाता था। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं दुनिया के सारे हॉट पॉट, बारबेक्यू और स्क्यूअर रेस्टोरेंट्स खरीद सकता था, लेकिन मेरा पेट एक बाइट भी हैंडल नहीं कर पाता था। और आज मैं आराम से हॉट पॉट एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में किंग साइज रूम बुक किया। पिछली लाइफ में अच्छी नींद के लिए मैंने 4.2 मिलियन का हेस्टिंग्स मैट्रेस तक खरीद लिया था, लेकिन फिर भी इंसोम्निया नहीं गया। रात भर आंखें खुली रहती थी, डर लगता था कि मेरा दिमाग स्लो हो जाएगा और मैं नई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाऊंगा। स्लीपिंग पिल्स लेने की हिम्मत भी नहीं होती थी और बस सुबह तक जगता रहता था। लेकिन अब मेरी नींद फाइनली नॉर्मल हो गई। जब मैं उठा तो 15 घंटे बीत चुके थे। मैंने फोन उठाया और लॉटरी रिजल्ट्स चेक किए। ध्यान से देखने पर पता चला कि मैंने टोटल 1.5 मिलियन जीत लिए। ये ओवरनाइट रिच होने जैसा नहीं था, लेकिन बिना वेल्थ टैलिस्मैन के कई लोग अपनी पूरी लाइफ में 10,000 भी नहीं जीत पाते। मैं तुरंत लॉटरी सेंटर गया और 20% टैक्स कटने के बाद मेरे पास 1.2 मिलियन बचे। मेरे बेवकूफ भाई की तरह नहीं, जो पैसा से पैसा बनाना नहीं जानता था और टैलिस्मैन खत्म होते ही फिर गरीब हो गया। मैंने रिसर्च की है, कंपनी चलाई। मेरी पिछली लाइफ का नॉलेज अभी भी मेरे पास है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली पावर नॉलेज और स्किल्स है। मैंने कंप्यूटर ऑन किया, सिक्योरिटीज अकाउंट बनाया और डोंगफैंग टेक्नोलॉजी स्टॉक ढूंढा, जो मेरी लास्ट लाइफ में लेजेंड था। अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में था और प्राइस सबसे लो था। मुझे याद था कि एक हफ्ते में ये ऊपर जाएगा और 6 महीने में 1 युआन से सीधा 300 युआन पर शेयर तक पहुंच जाएगा, यानी पैसा बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका। मैंने बिना सोचे पूरे 1.2 मिलियन उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए और 300x रिटर्न का वेट करने लगा। उधर मेरा भाई एग्जाम टैलिस्मैन होने के बाद भी सीरियस नहीं था। क्लास में या तो सोता रहता था या मैगजीन पढ़ता रहता था। होमवर्क कभी नहीं करता था। टीचर्स उसे डांटते थे, लेकिन वो एटीट्यूड में बोलता है, मैं नेचुरल जीनियस हूं, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आएगा ना, तब तुझे दिखेगा कि प्रोविंशियल टॉप स्कोरर कौन बनेगा। ये बोल के वो सपने देखने लगा और टीचर ने भी फाइनली उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से पढ़ाई करता रहा। पिछली लाइफ में मैं ऑलरेडी प्रोविंशियल टॉप स्कोरर था और किंग बे से पोस्ट डॉक्टरेट भी किया था। फिर भी मैं इस एग्जाम को लाइटली लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार मेरा गोल किंग बे नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बिल्कुल भी अपनी पिछली लाइफ का सेम पाथ रिपीट नहीं करना चाहता था। जब हेवन ने मुझे दोबारा चांस दिया है, तो सेम रास्ता चलना बेकार है। और इस बार मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी मुलाकात लियू रुआन से हो। वो टेक जीनियस लड़का और बिजनेस जीनियस लड़की दोनों का कॉम्बिनेशन दुनिया को परफेक्ट लव स्टोरी लगता था, जैसे कोई मिथ हो। लेकिन सच ये था कि हर कदम जो मैं लेता था वो ऐसे था जैसे नंगे पैर चाकू पर चल रहा हो। खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी दुनिया के सामने मुझे मुस्कुराना पड़ता था। मेरे भाई के पास एग्जाम टैलिस्मैन था, चाहे वो कितना भी लेजी रहे, पढ़ाई ना करे, उसके रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो हमेशा मुझसे एक नंबर ज्यादा लाता था और स्कूल में फर्स्ट आता था। टीचर्स और क्लासमेट्स सब उसकी तारीफ करते थे। उसका एटीट्यूड और भी ऊपर चढ़ गया था। जब भी वो मुझे पढ़ते हुए देखता, मुझे मॉक करता, भाई तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, मुझे बीट नहीं कर सकता। बेटर है पढ़ना छोड़ दे और अपने बेचारे वेल्थ टैलिस्मैन से लॉटरी टिकट्स खरीद, एक साल मजे कर और फिर गरीब बनने का वेट कर। मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर करता रहा। मेरे स्टॉक्स ऑलरेडी 100x बढ़ चुके थे और मेरे अकाउंट में 400 मिलियन से ज्यादा फंड हो चुका था। मुझे लैविश लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस दिन में 3 टाइम अपना पसंद का खाना और एक अच्छी नींद चाहिए। और लॉटरी में अब और टिकट्स नहीं खरीदूंगा। दूसरों के लिए भी चांस रहना चाहिए। दिन बीते गए और एग्जाम करीब आता गया। जब डोंगफैंग टेक्नोलॉजी का स्टॉक 300 युआन पर शेयर तक पहुंच गया, मैंने तुरंत सब सेल कर दिया। मेरे अकाउंट में 400 मिलियन से ज्यादा हो गए और मैं इतना पैसा आइडल नहीं छोड़ने वाला था। अपनी मेमोरी का यूज करके मैंने और पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया ताकि वो और ग्रो करे। उधर मेरा भाई अपनी हैंडसम फेस और जीनियस बॉय इमेज के साथ ऑनलाइन फेमस हो गया। नॉलेज शेयर करके उसने लगभग 2 मिलियन कमा लिए, लेकिन पिछली लाइफ से उसने कुछ नहीं सीखा। अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करने का उसने कभी सोचा ही नहीं। एक दिन वो स्मग फेस के साथ मेरे रूम में आता है और बोलता है, भाई गेस कर मैं किससे मिला। मैं उस वक्त रिसर्च डेटा कैलकुलेट कर रहा था। मैंने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा, नहीं पता और इंटरेस्ट भी नहीं है। वो हंस के बोलता है, नाम सुनेगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, लियू रुआन, वो बिजनेस जीनियस गर्ल। ये बोलते वक्त वो मुझे बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था, जैसे कह रहा हो पिछली लाइफ में जो कुछ तेरा था अब सब मेरा होगा। मैं कितना खुश हूँ। मैं प्रिटेंड करता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कौन सी लास्ट लाइफ। ये सुन के वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तू रीबॉर्न नहीं हुआ। मैं करता हूँ, रीबॉर्न? तू ज्यादा नॉवेल्स पढ़ के पागल तो नहीं हो गया। मैं उसका फॉरहेड टच करने जाता हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ हटा देता है। फिर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है, मजा ही नहीं आया। मैं तो सोच रहा था तू देखेगा कैसे मैं तेरी पिछली लाइफ की सब चीजें ले लेता हूँ, इंक्लूडिंग लियू रुआन। फिर कोई बात नहीं, इस लाइफ में भी तू मुझे बीट नहीं कर सकता। किंग बे मेरा है, लियू रुआन मेरी है, CEO बनना भी मेरा है। और तू अपने छोटे भाई की बात मान और थोड़ी और लॉटरी टिकट्स खरीद ले, वरना फ्यूचर में सड़क पे आ जाएगा। मेरा कोल्ड रिएक्शन देखकर वो गुस्से में डोर पटक के चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर आया, इस बार फोन लेके, कैमरा सीधा मेरी तरफ। वीडियो कॉल पे लियू रुआन थी। रुआन, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये मेरा हैंडसम भाई है। स्क्रीन पे लियू रुआन को देखते ही मुझे अंदर से डिस्कम्फर्ट फील हुआ। मैंने सोचा छोड़, हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है, ये मेरे भाई का चॉइस है, जो होगा वो खुद भुगतेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। वो बोलता है, रुआन बता मेरा भाई कैसा है। लियू रुआन का रिप्लाई आया, कुछ खास नहीं। ये सुनते ही मेरे भाई का फेस चमक गया। वो मुझे स्मग लुक देता है, देखा भाई रुआन बोल रही है तो कुछ खास नहीं है। मैं सीधा सिर हिला देता हूँ, हाँ सही है। फिर कैजुअली बोलता हूँ, हेलो ब्यूटीफुल। मेरा भाई थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। फिर वीडियो में बोलता है, इसे अपनी औकात पता है, ये जानता है कि ना पढ़ाई में और ना लुक्स में ये मुझसे कंपेयर कर सकता है। और लियू रुआन सीधा बोलती है, हाँ ये तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल जीनियसेस इस दुनिया में माइनॉरिटी होते हैं। सही बात।
बात और हम दोनों उनमें से हैं, दुनिया हमारी होगी और तब मेरा भाई तो मेरे लिए काम करने के लायक भी नहीं होगा। उसकी स्मग और थोड़ी डेविल जैसी हंसी सुन के मैं बस स्माइल करता हूँ और उससे बाहर धक्का दे देता हूँ, फिर डोर लॉक कर देता हूँ ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। तभी मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही मैंने प्रोफाइल पिक्चर और निकनेम देखा मेरा खून ठंडा पड़ गया। लियू रुआन मुझे वीचार्ट पर ऐड क्यों कर रही है? ये अकाउंट मैंने रीबॉर्न होने के बाद नए फोन से बनाया है और मैंने इसके बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, नॉट इवन अपने भाई को। फिर लियू रुआन को कैसे पता चला? इस लाइफ में मैं उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने सीधा रिजेक्ट करके ब्लॉक कर दिया ताकि मेरा मूड खराब ना हो। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हेलो ब्रदर, मैं लियू रुआन हूँ, तुम्हारे भाई की फ्रेंड। उसने दूसरे वीचार्ट अकाउंट से मुझे ऐड किया था। ये देखते ही मेरा खून और ज्यादा खौल गया। पिछली लाइफ में मैंने इसका ये ऑल्टरनेट अकाउंट डिस्कवर किया था और जब मैंने सीक्रेटली लॉगिन किया था तो जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी थी। दुनिया की नजर में लियू रुआन एक परफेक्ट लड़की थी, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, परफेक्ट फिगर और एक बिजनेस जीनियस जिसे काउंटलेस लोग एडमायर करते थे। ऑनलाइन तो एक सॉन्ग भी वायरल था, शादी करनी है तो लियू रुआन से करो, और उसका हस्बैंड होने के नाते लोग मुझसे जेलस होते थे। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मैं कंट्री का हाईएस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड विनर था। सबने मेरी मेहनत इग्नोर करके मुझे सिर्फ लियू रुआन का हस्बैंड समझा, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि उसका हस्बैंड होना खुशी नहीं बल्कि एक नाइटमेयर था, इतना बुरा कि मैं कभी उससे दोबारा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। फिर भी वो मुझे घोष की तरह हॉन्ट क्यों कर रही है? इससे बचने के लिए मैंने सीधा अपना वीचार्ट अकाउंट डिलीट कर दिया। अगले दिन मेरा भाई फिर मेरे रूम में घुसता है। ब्रो कल 5:20 है, लियू रुआन मुझसे मिलने आ रही है। वो एक्साइटमेंट में बोलता है। वो बोल रही है मुझे एक अनफॉरगेटेबल रोमांटिक 5:20 देगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ठंडे टोन में रिप्लाई देता हूँ, लेकिन मेरी रिएक्शन से वो सैटिस्फाई नहीं होता और मेरे शोल्डर्स पकड़ के पूछता है क्या तू मुझसे जेलस है? मैं उसे देखकर हल्का सा हंसता हूँ। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आज के बाद मेरे सामने लियू रुआन का नाम मत लेना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भाई गुस्से में आंखें फाड़ के बोलता है मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, जो चीज तेरी नहीं है उस पे नजर मत रख, और वैसे भी रुआन तुझे नीचा समझती है। मैं सीधा सर हिला देता हूँ। हाँ सही है, वो तुझे ही पसंद करती है, तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रहो, कभी अलग मत होना। मेरा भाई और ज्यादा स्मग हो जाता है। ऑफ कोर्स इस लाइफ में मैं और वो परफेक्ट कपल बनेंगे और तू बस पढ़ाई करता रहे, शायद मैं तेरे लिए एक अच्छी जॉब अरेंज कर दूं। मुझे समझ नहीं आता इसको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। एग्जाम टैलिस्मैन होने के बाद भी वो कभी मेरी पिछली लाइफ का लेवल अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च एग्जाम जैसा नहीं होता जहां सब इंस्टेंटली सॉल्व हो जाए। लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लियू रुआन को घर ले आएगा। उस दिन जब मैं स्कूल से घर आया और अपना रूम खोला तो मैंने लियू रुआन को अंदर देखा और मैं सच में डर के पीछे हट गया। लिन फैन हेलो, वो अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ हाथ हिला के बोलती है। आम लड़के तो उसे देख के फिदा हो जाते, लेकिन मेरा दिल डर से तेज धड़क रहा था। मैं सीधा बोलता हूँ तुम कौन हो, कैसे मेरे रूम में आ गई? मैं प्रिटेंड करता हूँ जैसे मैं उसे नहीं जानता और सीरियस फीस बना के पूछता हूँ। वो खड़ी होती है और एक अजीब सिनिस्टर स्माइल देती है। लियू रुआन तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। उसकी स्माइल बिल्कुल जहरीली सांप जैसी लग रही थी और मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। तब मुझे समझ आ गया सिर्फ मैं और मेरा भाई ही रिबॉर्न नहीं हुए, वो भी हुई है। तभी उसे मेरा वीचैट पता था। मैं खुद को काम करता हूँ और इरिटेटेड टोन में बोलता हूँ लियू रुआन तुम मेरे भाई की फ्रेंड हो, मेरी नहीं, प्लीज मेरे रूम से बाहर जाओ। वो सीधा बोलती है लिन फैन एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है तुम भी रिबॉर्न हो, वरना तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होता। ये बोल के वो मेरे डेस्क से ड्राफ्ट पेपर उठाती है और कॉन्फिडेंटली बोलती है। मेरा फेस हल्का सा पेल पड़ जाता है, लेकिन मैं तुरंत खुद को संभाल लेता हूँ। दिस इज यूनिवर्सिटी लेवल मैथ कोर्स, मुझे थोड़ा कैलकुलस आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कामली बोलता हूँ। लियू रुआन एक लिबरल आर्ट स्टूडेंट थी और उसे यूनिवर्सिटी लेवल मैथ का बेसिक भी नहीं पता था। वो ये तक नहीं समझ सकती थी कि मेरा फॉर्मूला कैलकुलस है या रिसर्च डेटा। तभी अचानक मेरा भाई कहीं से आता है और सीधा मुझे थप्पड़ मार देता है। उसकी आंखें लाल थी और वो पागल की तरह चिल्लाता है भाई तो मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? मैं भी बिना सोचे उसे वापस थप्पड़ जड़ देता हूँ। हर किसी को गंद अच्छी नहीं लगती, अपनी फ्रेंड को ले और मेरे रूम से निकल। वो और गुस्सा हो जाता है तूने लियू रुआन को गंद बोला। मेरा भाई का फेस डार्क हो जाता है और वो लियू रुआन को खींच के ले जाता है। लियू मेरा भाई साइको है, इसकी बात मत सुनना। जैसे ही लियू रुआन मेरे पास से गुजरती है मैं उसके मुंह पे थूक देता हूँ, जो मैं पहले से रोक रहा था। तो उससे खेल लियू। वो गुस्से में अपना फेस साफ करती है, गाली देती है और मेरे भाई के साथ बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद भी मेरा बेवकूफ भाई वापस आता है सिर्फ शो ऑफ करने के लिए और अपनी ब्लू डायमंड वॉच दिखाता है जो लियू रुआन ने गिफ्ट की थी। ये वॉच देखते ही मुझे फिर से उल्टी जैसा फील होता है। पिछली लाइफ में भी लियू रुआन ने मुझे ये वॉच दी थी और कभी उतरने नहीं दिया था। हर दिन इसे देखकर मेरा मन करता था अपना हाथ काट दूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। मैं लियू रुआन के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता था, बस इसे एक शैकल्स की तरह पहन के जीना पड़ता था। मेरा भाई प्राउडली बोलता है ये वॉच कम से कम 1 मिलियन की होगी। रुआन कितनी जनरस है, मुझे गिफ्ट दिया, मतलब वो मुझे कितना वैल्यू करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। वो मेरे सामने वॉच फ्लॉन्ट करता है और मेरा पेल फेस देखकर सोचता है मैं जेलस हूँ। फिर गुस्से से बोलता है भाई अब तो लियू रुआन के साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगा, इस लाइफ में वो सिर्फ मेरी होगी। मैं आंखें घुमाता हूँ, कितनी बार बोलूं मुझे लियू रुआन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज मेरे सामने उसका नाम मत लिया कर। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया और मैंने टेस्ट इजीली दिया। शायद मैं पिछली लाइफ की तरह टॉप स्कोरर ना बन पाऊं, लेकिन टॉप 10 में जरूर आऊंगा। मेरा भाई भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल से बाहर निकला और तुरंत रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। स्टूडेंट लिंक जो क्या आपको इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस है? वो कॉन्फिडेंटली बोलता है अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज ना हुई तो मैं प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बनूंगा, क्योंकि मैं चाइल्ड प्रोडिजी हूँ। इतना सिंपल एग्जाम है, अगर मैं टॉप ना करूँ तो प्रोडिजी नाम का क्या फायदा? रिपोर्टर्स इंप्रेस्ड हो जाते हैं। हम रिजल्ट का वेट करेंगे, उम्मीद है आप टॉप स्कोर लाएंगे। सुना है आपका एक बड़ा भाई भी है, क्या वो आपसे कम्पीट कर सकता है? जैसे ही ये सवाल आता है मेरा भाई हंस पड़ता है और डिस्डेन से बोलता है हम बायोलॉजिकल ब्रदर्स हैं, लेकिन लुक्स और IQ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो बस एक रट्टा मारने वाला बुकवर्म है। फिर वो मुझे पकड़ के कैमरास के सामने ले आता है। मैं अपनी लूज यूनिफॉर्म में सिंपल और डल दिख रहा था, जबकि वो परफेक्टली ड्रेस्ड, हैंडसम और कॉन्फिडेंट लग रहा था। रिपोर्टर्स भी कंपेयर करके उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं दोनों भाई कितने अलग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं जानबूझकर खुद को और भी डल दिखाता हूँ ताकि वो शाइन करे। मीडिया रिपोर्ट्स आते ही उसके फॉलोअर्स 8 मिलियन तक पहुंच गए और वो लाइव स्ट्रीम्स करके और पैसे कमाने लगा। कुछ ही टाइम में वो एक छोटा मिलियनर बन गया जिसे सब एनवी करते थे। वो मेरे सामने अपना पैसा फ्लॉन्ट करता और मुझे मॉक करता, तेरे पास वेल्थ टैलिस्मैन होते हुए भी तू गरीब लगता है, यूज करना ही नहीं आता। ऑब्वियसली मैं उससे नहीं बताता कि मेरे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी 1.2 बिलियन तक डबल हो चुके हैं और जब ये 3 बिलियन पहुंच जाएगा तब मैं अपना बड़ा मूव करूंगा और तब चाहे 10 लियू रुआन भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली वो दिन आ गया जिसका सब वेट कर रहे थे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और बाहर रिपोर्टर्स हमारे घर के बाहर ऑलरेडी वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरा भाई ओपनली बोस्ट कर चुका था कि वो टॉप करेगा, इसलिए रिजल्ट जो भी हो वो हॉट टॉपिक बनने वाला था और मैं अननेसेसरी अटेंशन से बचने के लिए चुपचाप दूर चला गया। रिजल्ट्स ऑफिशियली रिलीज होने से पहले ही मुझे 2 टॉप यूनिवर्सिटीज किंग बे के एडमिशंस ऑफिस से कॉल्स आए। उन्होंने मुझे वार्मली इनवाइट किया अप्लाई करने के लिए और काफी जेनरस ऑफर्स भी दिए। ये कॉल्स बिल्कुल मेरी लास्ट लाइफ जैसे ही थे, इसलिए मुझे श्योर था कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने पोलाइटली किंग बे का ऑफर डिक्लाइन कर दिया और बोला कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता हूँ, देशभक्ति के जज्बे के साथ। मैं कंट्री सर्व करना चाहता था। ये मेरा लास्ट लाइफ का सपना भी था, लेकिन तब मैं हमेशा लियू रुआन के कंट्रोल में था और उसके पर्सनल डिजायर्स का टूल बन गया था। इस लाइफ में मैं खुद को फिर से उस सिचुएशन में नहीं डालूंगा और चिंग बे यूनिवर्सिटी के प्रेस्टीज के पीछे नहीं भागूंगा। मैं लियू रुआन से कोई कनेक्शन नहीं रखूंगा, मुझे फ्री रहना है। फाइनली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए और पहले की तरह एक पॉइंट भी इधर उधर
बेहतर नहीं हुआ। मेरे भाई का स्कोर अब भी मुझसे 1 पॉइंट ज्यादा था। वो प्रोविंशियल टॉपर बन गया और उसने पब्लिकली क्लेम किया कि मेरी सक्सेस उसकी ट्यूटरिंग की वजह से है। जब लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने भी वही जवाब दिया। उसे जितनी ग्लोरी चाहिए थी वो ले सकता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसका जीनियस पर्सोना और स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके फैंस और बढ़ गए। जब कॉलेज अप्लाई करने का टाइम आया तो मेरे भाई ने सीरियस टोन में मुझे वार्न किया, ब्रदर मैं चिंगबे जा रहा हूँ, अपनी औकात समझ लेना और मेरे साथ सेम स्कूल में मत आना, वरना मेरी ब्रिलियंस तुम्हें ओवरशैडो कर देगी। मैंने स्माइल करके रिप्लाई दिया, टेंशन मत लो, मैं किंगबे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहा हूँ, यही बेस्ट है। लेकिन जब तुम अप्लाई करो तो मेरे सामने ही करना, कहीं तुम अपनी बात से मुकर न जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने उसके सामने ही अप्लाई कर दिया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बायोकेमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी चूज किया। ये वही मेजर था जो मैंने लास्ट लाइफ में पढ़ा था, लेकिन तब मुझे इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करने पर मजबूर किया गया था और मैं देश सर्व नहीं कर पाया। जल्द ही मेरे भाई और लूर वॉन ने ऑनलाइन हाई प्रोफाइल पोस्ट के साथ अपने रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया और दोनों को चिंगबे यूनिवर्सिटी में अर्ली एडमिशन मिल गया। जीनियस बॉय और बिजनेस प्रोडिजी गर्ल की जोड़ी ने मेरे भाई को फिर से मैसिव फैंस और ट्रैफिक दे दिया और उसकी पॉपुलैरिटी ए लिस्ट सेलिब्रिटी आइडल्स को टक्कर देने लगी। जब मैंने देखा कि उनके अर्ली एडमिशन नोटिस आ गए हैं लेकिन मेरा नहीं आया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट भी नहीं किया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने कॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम में लॉगिन किया और शॉक हो गया देखकर कि मेरी इकलौती चॉइस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कैंसिल हो चुकी थी और उसकी जगह एक बहुत ही बेकार वोकेशनल कॉलेज डाल दिया गया। मेरा दिल डूब गया। मैं तुरंत रूम से बाहर भागा और अपने भाई को पकड़ लिया जो खुशी से चमक रहा था। लिंजो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एप्लीकेशन चेंज करने की? मेरे भाई ने मुझे बेपरवाह अंदाज में धक्का दे दिया और बोला, हाँ मैंने चेंज किया तो क्या, मैं तुम्हारे इकलौते भाई हूँ, मैं तुम्हें कंट्री को नहीं देना चाहता और पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे नहीं उठानी, वैसे भी तुम सिर्फ वोकेशनल कॉलेज के लायक हो। गुस्से में मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोला, ठीक है फिर देखते हैं तुम कितने लायक हो। ऑब्वियसली मैं अपने आप को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रोकने नहीं दे सकता था, जहाँ जाने का मैं सपना देख रहा था। सिर्फ वहाँ जाकर ही मैं ल्यूर वॉन से सच में फ्री हो सकता था। लास्ट लाइफ में मेरी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के चांसलर से डीलिंग थी और मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट भी था। मैंने उन्हें कॉल किया और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उन्होंने मुझे कैपिटल आकर इंटरव्यू देने को बोला। मैंने तुरंत फ्लाइट बुक की और प्लेन में बैठ गया। कैपिटल पहुंचकर मैं चांसलर से मिला और मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने तुरंत एक्सेप्शन देकर मुझे एडमिट करने का ऑफर दे दिया। उन्होंने मुझे ये भी प्रॉमिस किया कि अगर मैं खुद रिसर्च फंड कर सकता हूँ तो वो मुझे बायोकेमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी की टीम देंगे। मेरे स्टॉक एसेट्स ऑलरेडी 3 बिलियन तक पहुंच चुके थे, इसलिए फंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और टैलेंटेड टीम चाहिए थी। लेकिन जब मेरे भाई को पता चला कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा हूँ तो वो कंफ्यूज होकर बोला, तुम अपनी मेरिट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिट हो सकते हो? मैं बिना जवाब दिए अपना सूटकेस लेकर घर से निकल गया। जाने से पहले मैंने मुड़कर उसे याद दिलाया, हमारे गुड लक चार्म्स अब एक्सपायर होने वाले हैं। किंगबे में एंट्रेंस एग्जाम होगा जो एबिलिटीज टेस्ट करेगा, अपनी असली सच्चाई बाहर मत आने देना। ये सुनते ही मेरे भाई के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन वो जल्दी संभल गया और बेपरवाह टोन में बोला, मुझे ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है, मुझे नहीं लगता वो मुझे निकाल सकते हैं। आखिर मैं 10 मिलियन फैंस वाला इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ, वो इतने टैकलेस नहीं होंगे। जो भी हो, मैं अपना सूटकेस घसीटता हुआ सीधा अपने सपने की तरफ बढ़ गया, जहाँ मैं देश की रक्षा में योगदान देना चाहता था। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा मेरा फोन बजा और अननोन नंबर देखकर मुझे लगा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कॉल होगा, लेकिन फोन पर ल्यू रुआन की मीठी लेकिन खतरनाक आवाज सुनाई दी। लिनफैन, मैं डिमांड करती हूँ कि तुम तुरंत नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से विड्रॉ हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी नरक बना दूंगी। मेरी लास्ट लाइफ में भी ल्यू रुआन ने मेरे भाई की जिंदगी का यूज करके मुझे थ्रेटन किया था। तब मैंने भाई के रिश्ते को इंपॉर्टेंस दिया और उसे अपनी वीकनेस बना लिया, लेकिन इस लाइफ में वो हर मोड़ पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा और उसने मेरी एप्लीकेशन तक बदल दी, जिससे मेरे अंदर बची हुई थोड़ी सी फैमिली फीलिंग भी खत्म हो गई। अब मुझे उसकी जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर अगर उसका मतलब ल्यू रुआन से डील करना हो तो। मैंने ल्यू रुआन से एक शब्द भी और नहीं बोला, सीधा कॉल कट किया, उसका नंबर ब्लॉक किया और फोन बंद कर दिया। स्कूल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन के वक्त चांसलर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और कंप्लेंट लेटर्स का एक ढेर मेरे सामने रख दिया और बोला, इन सब लेटर्स में तुम पर गलत कैरेक्टर और चीटिंग के एक्यूजेशंस हैं, तुम क्या चाहते हो? मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये सब ल्यू रुआन का काम है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर गया और स्टेट प्रोटेक्टेड रिसर्चर बन गया तो वो कभी मुझे कंट्रोल या एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। मैंने लेटर्स खोलने की जरूरत नहीं समझी और शांत रहकर चांसलर की तरफ देखा। चांसलर, मेरा कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे प्रोविजन पर रख सकते हैं। चांसलर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें खुद रिक्रूट किया है, मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे उम्मीद है तुम देश की रक्षा में योगदान दोगे, हमें तुम जैसे टैलेंट की जरूरत है। फिर उन्होंने बाहर की तरफ इशारा किया। मैं मुड़कर देखा तो दरवाजे पर वही चेहरा था जो 2 जिंदगियों से मेरे सपनों में था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वो थी निंग बिंग, मेरी छोटी सी लड़की जैसी अपनी सी लगने वाली। चांसलर ने उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये तुम्हारी टीम ज्वाइन करना चाहती है, देख लो तुम्हें चाहिए या नहीं। मैंने बिना एक सेकंड सोचे एक्साइटेड होकर सर हिलाया, हाँ मुझे चाहिए। मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आने के लिए इतना डिटरमिन्ड सिर्फ देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि बिंग बिंग के लिए भी था। मैं उसके साथ काम करना और उसके साथ जीना चाहता था। थैंक यू जूनियर लिंग, प्लीज आगे मेरा ख्याल रखना। बिंग बिंग ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं थोड़ा नर्वस होकर उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही मैं हाथ वापस लेने वाला था उसने अचानक मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और चमकती आंखों से मुझे देखते हुए बोली, लिनफैन, मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम मुझे जानती हो? वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें बहुत बहुत पहले से जानती हूँ, इतना लंबा जैसे पूरी जिंदगी बीत गई हो। निंग बिंग ने मुझे गहरी नजर से देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं समझ गया वो भी रीबॉर्न थी। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे फीलिंग्स उसके लिए सिर्फ एक तरफ से है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी आंखें हल्का सा नम हो गई। मैंने झुककर उसे प्यार से देखा और कहा, तो क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? निंग बिंग ने अपने हाथ खोल दिए और सीधा मेरी बाहों में आ गई। उसके दिल की धड़कन महसूस करके मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसे सपने में हूँ जिससे मैं कभी जागना नहीं चाहता। जल्द ही मैं और बिंग बिंग ने एक रिसर्च टीम बना ली और अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के बेस पर हमने उन टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट किया जो अभी यंग थे लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम करने वाले थे। रिसर्च फंडिंग मेरी खुद की थी, इसलिए मैं उसे फ्रीली यूज कर सकता था। हमारी टीम का हर प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली चला और एक के बाद एक ब्रेकथ्रूज आए, जिससे हमने दुनिया के बाकी देशों को पीछे छोड़ दिया और अपने देश की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली कंट्री मेरी टेंशन में आ गए। सुना है कंट्री एम की मिलिट्री ने मेरे सर पर हाई प्राइस तक रख दिया है, लेकिन कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता और ना ही मेरी असली आइडेंटिटी जानता है, क्योंकि जिस दिन से मैंने नेशनल डिफेंस रिसर्च ज्वाइन किया उस दिन से मैं लिनफान नहीं बल्कि कोड नेम ड्यूरो 1 बन गया। मैं और बिंग बिंग रिसर्च में भी और सोच में भी एकदम कंपैटिबल थे और ना हमने काम को अपने रिलेशनशिप के बीच आने दिया और ना रिलेशनशिप को काम के बीच। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसके साथ रहना और वही काम करना जो तुम्हें पसंद हो सच में सबसे बड़ी खुशी होती है। जहाँ तक ल्यू यान के दिए हुए नाइटमेयर की बात है वो पूरी तरह खत्म हो
चुका था क्योंकि अब मैं एक प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी था जिसे वो कभी टच नहीं कर सकती थी। और मेरे भाई और उसकी क्या हालत है मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि दुनिया से कंप्लीटली कट कर सिर्फ रिसर्च में डूबा रहूं। कभी कभी मैं उनके बारे में न्यूज देख लेता था। इस लाइफ में मेरे बिना लू रुयान एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून नहीं बन पाई। उसने कंपनी तो खोली लेकिन वो आधे साल में ही बैंकरप्ट हो गई और इलीगल फंड रेजिंग के केस में उसे 15 साल की जेल हो गई। मेरा भाई लिन जो भी जब एग्जाम चाम का इफेक्ट खत्म हुआ तो किंग बे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और उसे निकाल दिया गया। लाइव स्ट्रीम के दौरान वो सिंपल प्राइमरी स्कूल के मैथ्स तक सॉल्व नहीं कर पाता था और ना ही जूनियर हाई लेवल की इंग्लिश प्रॉपर्ली पढ़ पाता था। उसका जीनियस बॉय इमेज तुरंत टूट गया। फैंस एक एक करके छोड़ते गए और उसे इंटरनेट से बैन कर दिया गया। बिल्कुल लास्ट लाइफ की तरह वो फिर से गरीब और बर्बाद हो गया और मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। लोग उसकी हालत का वीडियो बनाकर ऑनलाइन डालते रहते थे और वो हर मिलने वाले से पूछता था आखिर क्यों मेरा भाई जो भी चूज करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और मैं जो भी चूज करता हूँ वो बदनसीबी बन जाता है। कोई उसका जवाब नहीं देता था। लेकिन मैं उसे कहना चाहता था तुम क्या चूज करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेहनत। सिर्फ मेहनत से पाई हुई चीज कभी खत्म नहीं होती।